मैं डॉक्टर शबनम। सभी व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हमारे साथ काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे साथ मौजूद हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में प्रोफेसर के ओहदे पर आप फायज हैं। फातमी साहब, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करती हूँ और आदाब। काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच से इस फेसबुक पेज पर आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा बनारस शहर प्रेमचंद जयंती के उत्सव में झूम रहा है, यानी यौम पैदाइश पर, प्रेमचंद की यौम पैदाइश पर हम जश्न मना रहे हैं। तो आज हम इस जश्न को प्रोफेसर फातमी साहब के साथ प्रेमचंद के कुछ छुए और अनछुए पहलू पर बात करके मनाएंगे। मैं अपने व्यूअर्स को प्रोफेसर फातमी साहब से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि प्रोफेसर फातमी साहब एक रिनाउंड प्रोफेसर हैं, मशहूर मारूफ मुसन्निफ की हैसियत से, यानी एक प्रसिद्ध साहित्यकार के हैसियत से जाने जाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके डिफरेंट टॉपिक पर 35 किताबें हैं, यानी 35 बुक्स हैं आपकी। आपने 26 रिसर्च स्कॉलर्स अब तक प्रोड्यूस किए हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा आर्टिकल्स आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंदन और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर आपने प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनल मैगजीन नया सफर के आप एडिटर हैं। आपने बहुत सा उर्दू ड्रामा टीवी और रेडियो के लिए लिखा है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश एकेडमी के एक्सपर्ट वीवर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया PWA। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑफ इफ्ता इलाहाबाद, वाइस प्रेसिडेंट PWA इलाहाबाद, जनरल सेक्रेटरी जोश एंड फिराक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इदारे नया सफर, कन्वीनर अल्लामा इकबाल एकेडमी, एडिटर जोश बानी, इंटरनेशनल उर्दू मैगजीन है ये आपकी, इसके आप एडिटर हैं। इसके अलावा आपने बहुत से कॉन्फ्रेंस, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट किए हैं। वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्क यानी हिंदुस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे USA, कनाडा, पाकिस्तान, लंदन, जर्मनी, टोरंटो, ताशकंद, मॉरिशस और इसके अलावा बहुत से बैरून मुल्क में, जिनका मैं नाम पूरी तरह से यहाँ नहीं ले पा रही हूँ, बहुत से ममालिक में आपने पेपर प्रेजेंट किए। और आप इसके अलावा बहुत से अवार्ड से भी फातमी साहब नवाजे गए, जिनमें कैफी आजमी अवार्ड, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड आपके 5 किताबों पर मिले हैं, जो 1980 में मिले, 1986 में, 1994 में और 1998 में और 2010 में आपकी 5 किताबों पर आपको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड मिले। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन अवार्ड निशान सज्जाद जहीर से भी आपको 1986 में नवाजा गया। इसके अलावा ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यूपी मिस्टर सत्यनारायण रेड्डी अवार्ड एंड मेडल से भी आपको नवाजा गया। समन्वय अवार्ड आपको मिला है और ऑल इंडिया मीर एकेडमी अवार्ड यानी इम्तियाज मीर से भी आप नवाजे गए। तो आज हम लोग ऐसी शख्सियत से, हम लोगों को की यह खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत से हम लोगों को रूबरू होने का मौका मिला है और आज आपको हम लोग सुनेंगे भी। तो प्रेमचंद पर भी आपकी बहुत सी किताबें हैं, जिसमें कुछ किताबें हैं कि प्रेमचंद नए तनासुर में, प्रेमचंद एक नया अध्ययन हिंदी में है आपका, और प्रेमचंद और गांधी पर आपका एक बहुत ही अच्छा एक मजमून है, आर्टिकल है।
तो आज हम प्रेमचंद को प्रोफेसर फातमी साहब की नजर से देखेंगे। तो प्रोफेसर फातमी साहब, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर एक बार फिर आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनम साहिबा, और आपके पूरे परिवार और संगठन का भी शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, इस लायक समझा। मैं प्रेमचंद के साहित्य का कोई बड़ा मर्मज्ञ आलोचक तो नहीं, एक औसत दर्जे का मैं पाठक हूँ, कारी हूँ, और इस पर फख्र करता हूँ कि हूँ। थोड़ा लाउड बोलिएगा। हिंदुस्तान में एक ऐसा फनकार है, अजीम फनकार, जो उर्दू में भी और हिंदी में भी एक साथ अपनी बड़ी तारीखी अहमियत रखता है, अपनी एक अजमत रखता है। लेकिन अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि 31 जुलाई को बनारस में प्रेमचंद को लेकर एक उत्सव सा मनाया जाता है। सर, ये मैं तो आपसे पूरी जगह का है, चूंकि चूंकि बनारस, प्रेमचंद जी बनारस से हाँ वाबस्ता है, इसलिए हम लोग व्यक्ति के तरीके से, हाँ, वैसे तो पूरे साहित्यकार ही मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, नहीं वो मैं दुनिया दूसरी में बात, उनसे ये हाँ। पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं आज के दिन जी की जी। तारीख की शाम है। लेकिन और स्पेशली इंसान जहाँ पैदा होता है वो लेकिन घर तो और वो ज्यादा होता हाँ है। हाँ, तो ये बनारस खास मैं घर है वो इसलिए। बना मैं बनारस इलाहाबाद के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि आपका लफ्ज जो उत्सव है उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि उत्सव किन अदीबों के और किन शायरों के मनाए जाते हैं। गालिब का तो उत्सव नहीं मनाया गया, मीर का, इकबाल का तो उत्सव नहीं मनाया जाता, जबकि बहुत बड़े लोग हैं, तो कोई शक नहीं। उत्सव, हम आगरे में थे तो नजीर अकबराबादी का मेला लगता था, बसंत पंचमी मेला बाकायदा, और जिसमें आम आदमी जो रिक्शा चलाते हैं, जो चार पहिए का ठेला चलाते हैं, जो छोटी मोटी दुकान, वो पीली पीली बगड़ी बांध के आके नजीर की नज़में सुनते हैं और गाते हैं, खुद गाते हैं। प्रेमचंद तो शायर भी नहीं, शायर में तो एक अजीब सी कशिश दूसरी होती है ना, शायरी की है और लिरिकल जी पोइट्री की। प्रेमचंद तो शायर भी नहीं, प्रेमचंद तो एक बड़ा मामूली सा सादा सा एक कहानीकार, अफसाना निगार है, जिसको साहित्य में सिर्फ प्रेमचंद नहीं बल्कि कहानी की विधाई को बहुत अहमियत नहीं दी गई, खासतौर पर उर्दू में। हम्म कहानी क्या होती है, अरे ये तो कहने सुनने की बात। और ये तो जो दादी नानी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, वो तो सुलाने के लिए सिर्फ काम आती थी। उसी कहानी को प्रेमचंद ने सुलाने के बजाय जगाने का काम किया। आप सोचिए जरा, एक ऐसी विधा जो आउटडेटेड या आउटरेटेड, जिससे कहीं डेटेड तो नहीं, आउटरेटेड थी, उसमें नाम कमाया और एक हैसियत। वो जी दास्तानें जो तिलिस्मी थी, जादुई थी, सुपर नेचुरल थी, और सब प्रेमचंद पढ़कर आए थे, ऐसा नहीं। 11 बरस की उम्र में प्रेमचंद ने तिलिस्म होशरुबा पढ़ ली। साल 1.5 साल के अंदर उन्होंने डिप्टी नजीर अहमद और सरशार शरर के सब नाम पढ़ लिए। गोरखपुर में जब वो थे, उनके पिता का ट्रांसफर हुआ और वो थे, तो जी जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। वो एक तंबाकू फरोश था, उसके यहाँ जाते थे वो, और वो दास्तानें पढ़ते। अब ना रोमांटिक पोइट्री की तरफ उसकी उस शायर की तवज्जो जा रही है, ना रोमांटिक किस्सों की तरफ तवज्जो जा रही है। इश्क 11-12 ये टीन एज होती है, टीन एज, उसमें रोमांटिक किस्सों के बजाय वो उन किस्सों को पढ़ा है जिसमें वो उन्होंने दास्तानों से कहानी लिख, दास्तानों का कंटेंट पर तो नहीं ज्यादा ध्यान दिया, दास्तानों से कहानी लिखने का हुनर सीखा, कहानी लिखी कैसे जाती है, मुश्किल बात को आसान तरीके से कैसे कहा जाता है। आप देखिए, आमतौर पर लोग लिटरेचर में बहुत ही पेचीदगी और गंभीरता और फिलॉसफी लाकर समझते हैं कि बड़ा लिटरेचर जी पैदा कर रहे हैं। जी गालिब के जी बहुत सारे फॉलोअर्स यही कहते हैं, गालिब इसलिए बड़ा है कि वो बहुत उलझा हुआ शायर है, पेचीदा शायर है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि गालिब जितने अच्छा मुश्किल शायर हैं उतनी आसान भी शायर है।
दिले नादा तुझे हुआ क्या है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये वो मिसरे हैं जो बहुत ही आसान अवामुन्नास में, कहे आसान आपने। तरीके, जो जी जी अवामुन्नास में मुहावरे के तौर पर मशहूर है। तो याद जी रखिए शबनम साहिबा, कोई भी लिटरेचर क्लासिक उसी वक्त बनता है जब खवास और अवाम में यकसा महसूस होता है। नजीर अकबर आबादी पर तवज्जो नहीं दी गई, अरे वो अवामी शायर है, बाजारी शायर है। आज वही शायर जो है इकलौता एक तरह से एक फोक पोइट के तौर पर जाना जाता है, उर्दू जी अवामी जी शायर। जी और हमारा बड़ा सरमाया है, हमारे उर्दू के जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, शुरफा गुजरे जी हैं और उलमा गुजरे हैं, उन्होंने हमारी फोक पोइट्री को, हमारी फोक कहानियों को, दास्तानों को बहुत अहमियत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि अमीर खुसरो भी निकल गए हमारी तारीख से, और जायसी भी निकल गए हमारी तारीख से, कबीर को भी सर हमने मैं वो अहमियत आप दी। सर मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोकूंगी। प्रोफेसर चंद्रकला हाँ त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वो आपका हाँ अभिनंदन कह रही हैं आपको और नमस्कार कह रही हैं। तो हाँ, चंद्रकला मेरा जी से मेरा मैं पूछना चाहूंगी, सर की आवाज बिल्कुल साफ आ रही? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, मैं अंदाज से सुन रही हूँ। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है, नहीं नहीं ये सर, क्या आपकी वजह। आ रही, बस मैं पूछ लूं। मुझे मुझे नहीं आ रही है थोड़ा सा, लेकिन आप में मैं पूछ लेती हूँ। आप सर कंटिन्यू रहिए, मेरे पास जवाब आ जाएगा, मैं आप कंटिन्यू रहिए। ये मैं कहना ही चाह रहा हूं कि मुश्किल पसंदी से कोई लिटरेचर बड़ा लिटरेचर नहीं होता। ये बिल्कुल गुर सही। ये गुर प्रेमचंद ने उन दास्तानों से सीखा। जी अच्छा, ये तो खैर हुआ लिटरेचर की बात। अब उनके घर, जो उनकी अपनी असली माँ थी वो जल्दी मर गई, फिर दादी का हम्म। प्यार मिला, दादी दादी छड़ गई, फिर जी सौतेली माँ का जो दुख सुख होता है, रगड़े झगड़े होते हैं। जी छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, गोरखपुर पहुंचे हैं, फिर पिताजी का भी देहांत हो गया, सौतेले भाई हाँ बहनों की सारी जिम्मेदारी। एक जो भी लड़का 13, 14, 15, 16 साल का है, उसकी जो सेंसिबिलिटी देखिए, इतनी बड़ी बड़ी जो कहानियां जी सादगी से लिख रहा है, वो हवा में तो, आसमान से तो नहीं उतर रही है। उसका आप जीवन बिल्कुल संघर्ष देखिए, वो उसकी संवेदना देखिए, उसका उसके जो सेंसिबिलिटी है वो देखिएगा कि एक तरफ वो शायरी के मुकाबले में फिक्शन पढ़ रहा है, डिप्टी नजीर अहमद को पढ़ रहा है, रतन नासर शार को पढ़ रहा है, उमराव जान को पढ़ रहा है, शरर को पढ़ रहा है, दास्तानों के हवाले होता हुआ। और वो जी पसंद भी कर रहा है कि दास्तानों की जो शहजादियां थी वो डिप्टी नजीर अहमद के यहाँ असगरी और अब्दुल और अकबरी में तब्दील होती, फिर वही जी असगरी जी अब्दली उमराव जान तक, तवायफ तक पहुंची, स्टेप वाइज देखिए आ रहा है। सरशार की जी कामनी नावल जो उसे बहुत पसंद आता है, उस पर लिख रहा है। जी और फिर खुद जब पहली अपनी रचना लिखता है तो वो असरार माबिद नाम के लिख रहा है। रोमांटिक नहीं है, जी इश्क मोहब्बत की दास्तान नहीं है, बल्कि असरार माबिद, इबादत खानों के भेद खोलता है, भेद ओ खोल रहा है कि ये धार्मिक लोग क्या अंधेर मचाए हुए हैं, क्या घपले कर रहे हैं। हम्म वो 20, 22, 24 साल की उम्र में। और वो नावल पूरा आवाज खल्क के नाम से बनारस में छपता है। देखिए शबनम साहिबा, हमें इस बात की इजाजत दे दीजिए और इतना क्रेडिट हमें इलाहाबाद वालों को भी दे दीजिए कि ये नावल इलाहाबाद में लिखा गया, और इस नावल के ऊपर नवाब राय इलाहाबादी भी लिखा हुआ है उसमें। तो जी जी इसलिए थोड़ा सा जी। हम इस तरह से उनके कदम चूम लेते हैं प्रेमचंद के। ये आप गौर करिए, उसकी साइकी को लेकिन समझिए। फिर भी शर्फ हम लोगों को, बनारस वालों को ही हासिल है। हाँ बिल्कुल, वो है, आपने इतना बड़ा फनकार पैदा जी किया आपने, वो तो सब सही है। लेकिन फिर एक वक्त वो आता है, प्रेमचंद जैसा फनकार वो सारी जमाने की ज्योग्राफी की सारी हदें तोड़ देता है, वो फिर सबका हो जाता है। एक बार मैं रूस में था, तो वहां मुझसे इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां मैंने पूछा, बताया सवाल जवाब में कि सबसे ज्यादा यहाँ किस फनकार का तर्जुमा अनुवाद हुआ है, उनका प्रेमचंद। तो मैंने कहा अच्छा, वो क्यों? मैं समझता था गालिब कहेंगे, फैज कहेंगे, क्यों फैज रूस में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनका प्रेमचंद। उन्होंने ये, हमने कहा क्यों? कहने कि देखिए, हम प्रेमचंद को इसलिए भी पढ़ते, देखिए बहुत नाजुक नुक्ता है जो समझने की जरूरत है, इसलिए हम आज जी प्रेमचंद जी को याद करते हैं। वो ये कि प्रेमचंद के जरिए बाहर का मुल्क का बैठा हुआ जब किसी फनकार के जरिए किसी तारीख को, किसी तहजीब को, किसी संस्कृत को
देहात की संस्कृति को, पूरे देही समाज को समझना चाहता है तो उसके सामने सिर्फ प्रेम। वहां गालिब भी काम नहीं आ रहे हैं, वहां मीर और इकबाल भी काम नहीं आ रहे हैं, या नजीर अहमद और मिर्जा रुस्वा भी काम नहीं आ रहे हैं, वहां सिर्फ प्रेम। हाँ जी। क्योंकि उसमें वो ठीक है कि पूस की रात कहानी में बूढ़ी काकी वो है, हल्कू है, मुन्नी है और बूढ़ी काकी है, वो सब, लेकिन वो उसके साथ साथ जो पूरा कल्चर चलता है, पूरे ट्रेडिशंस चलते हैं, जो पूरे संस्कार चलते हैं, बाहर का आदमी उन कहानियों के जरिए उन संस्कारों को जानना चाहता है, उन समस्याओं को जानना। हम आज जो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस है, शोषण उसमें भी है, शोषण इसमें भी है, दोनों कॉमन है, लेकिन हम इसलिए वो बड़ा नावल होता है कि हम पूरी रूस का पूरा इतिहास जान जाते हैं। जैसे गौदान में पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, पूरा लोअर क्लास बोल रहा है, पूरा देहात बोल रहा है, और वो हिंदुस्तान जो गरीबी में जूझ रहा है, वो हिंदुस्तान की अक्कासी है। तो ये है बड़ी बात। अब आप साहब इलाहाबाद से निकल के वो कानपुर जाते हैं, वहां जमाना के मुंशी दयानंद निगम से उनके रिश्ते बनते हैं। हाँ, फिर अब छोटी अभी कहानियां के साथ साथ अब वो छोटी छोटी टिप्पणियां, समीक्षाएं लिखने लगते हैं। और क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट भी बड़ा जोर सर उठा रहा था, वहां से उनका फिर तबादला बुंदेलखंड में हो जाता है और वहां सोज़े वतन जैसी कहानी, सोज़े वतन जब्त होती है। अंग्रेज कलेक्टर उन्हें मना करता है और वो ये कहता है कि अगर अब तुमने लिखा इसके बाद तो तुम पहले दिखाओगे और हमारी इजाजत से छपेगी। 5-7 साल की मेहनत बेकार जाती है। फिर दयानारायण निगम से वो मशवरा करते हैं हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम जैसे कमजोर लोग होते तो हम आज 21वीं सदी में लिखते हुए घबराते, जमहूरियत में, आजादी में लिखते हुए खौफ महसूस कर रहे हैं। उस जमाने में वो आदमी अपना नाम बदल देता है और फिर आगे चलकर नौकरी भी छोड़ देता है। जलियांवाला बाग के बाद वो जब गांधी जी का मूवमेंट खड़ा होता है तो फिर नौकरी होकर आजादी। ये कमिटमेंट होता है। चुप हो गए उस वक्त, तो तस्लीम कर लिया कि भाई हाँ हमारा मजमुआ है, अब क्या करें। तो जमाना के एडिटर ने, नया निगम ने कहा कि भाई नाम बदल लो। प्रेमचंद नाम उन्हीं का दिया हुआ है, मुंशी दयानंद निगम का। और इस नाम से पहली कहानी दिसंबर 1910 में आती है, बड़े घर की बेटी। आप देखिए, उस वक्त के आर्य समाजी थे और बहुत आदर्शवादी थे, चाहे नमक का दरोगा हो, चाहे बड़े घर की बेटी हो, चाहे आप उसमें एक आदर्श नजर आएगा। लेकिन धीरे धीरे उनको ये एहसास हो जाता है कि कोरा आदर्श जो है वो किस्से कहानियों में नहीं चलने वाला। आपको उसमें थोड़ा यथार्थ लाना पड़ेगा। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता है, आप देखिए कि फिर वो बड़े घर की बेटी के बजाय नोक झोंक, और 1920 में बूढ़ी काकी जैसी कहानी। मैं बूढ़ी काकी को एक मील का पत्थर मानता हूं, इसलिए जी उर्दू साहित्य में, खासतौर पर उर्दू पोइट्री में महबूबा थी, माशूका थी, या बहुत हुई तो मिडिल क्लास की, उमराव जान तक हम पहुंचे थे। कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो भी अंधी, लाचार, कमजोर, और वो किसी कहानी में एकदम सेंट्रल कैरेक्टर बनकर आए। उसकी लाचारी जो है वो एक केंद्र बिंदु बन जाए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है हुस्न के खिलाफ जाना और बदसूरती में हुस्न पैदा करना। बिल्कुल सही। हाँ, हुस्न जो एक ट्रेडिशनल ब्यूटी जो चली आ रही थी, पैटर्न जो चला आ रहा था, उसके खिलाफ वो चले, चला आ रहा था, उसके खिलाफ जाना। माना कि जोश मलिहाबादी ने देहात की औरत ने भी एक नज्म लिखी, माना कि हसरत मोहानी ने भी थोड़ा तब्दील किया था, माना कि मजाज का वो शेर बड़ा मशहूर हुआ था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल ये सब बदल रहा था, मगर वो बदलाव दूसरा है। और बूढ़ी काकी को लाना एक इनकलाब है, इनकलाब है। और फिर वो देखिए कि वो बूढ़ी काकी, उसकी बेचारगी, उसकी लाचारी, उसका अंधापन और उसकी भूख, और उसमें वो बच्ची की मासूमियत, और फिर उस बच्ची की माँ के अंदर का ममता जागना, और उसके बाद खिला के खाना परोसना। ये मामूली कहानियां नहीं। आप देखिए कि इसी तरह से आप देखिए जो उनकी कहानी है पूस की रात। अब मुन्नी है एक मामूली सी बेचारी औरत, जिसकी साड़ी भी फटी, जिसके हाथ गंदे हैं, मगर
क्या तेवर, द जुमले देखिए कि वो जब मांगता है उसका शौहर हल्कू, उसे जी वो आया हुआ खड़ा हुआ है, तकाजा कर रहा है, ला दे दे, फिर इंतजाम हम कर लेंगे। तो आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चके दूसरी तदबीर, जरा सुनूं कौन सी तदबीर करोगे, कौन कंबल खैरात में दे देगा, न जाने कितना रुपया बाकी है जो अदा ही नहीं होता है, मर मर कर काम करो। ये जुमला देखिए, एक औरत बोल रही, उस जमाने की औरत, ये 1920-22 की कहानी है। उस जमाने जी की औरत, पैदावार हो तो बाकी अदा करो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये एक मुन्नी की कहानी नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम पर चोट है पूरा। और अगर ये ना होता तो आप देखिए, सिर्फ ठाकुर का कुआं, औरत की भी नफ्सियात देखिए, ठाकुर का कुआं लिख रही है। अभी औरतें मर्दों के जुल्म का तस्करा करते हुए कुएं तक पहुंचती हैं, वहां दलित औरतें देख लेती हैं तो उनके अंदर का ब्राह्मण ठाकुर जाग जाता है। ये जो बारीकियां हैं, जो हमारे यार दोस्त बात दफे कह देते हैं कि प्रेमचंद को कहानी नहीं लिखनी आती, प्रेमचंद की कहानी में गहराई नहीं है, वो इन कहानियों को पढ़े तो पहले। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं नहीं किसी को हिम्युलेट नहीं कर रहा सर, हूं। जैसे ले जैसे जिस वक्त जो है, जब जो अफसाने लिखे जा रहे थे, जो गजलें लिखी जा रही थी, उसमें जो हीरोइन थी, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, अच्छे घरों की जी जी, नायिकाएं थी। लेकिन प्रेमचंद की नायिका और या प्रेमचंद का किरदार तो मिट्टी में सना हुआ है। मिट्टी पे सना हुआ है, साड़ियां फटी हुई है, उस बाल वक्त गंदे। जी जी आखिर कोई तो वजह है शबनम साहबा की इतनी जी खूबसूरत हीरोइनें उर्दू नॉवल में भी हैं, मगर धनिया उर्दू हिंदी उपन्यास की सबसे बड़ी हीरोइन बनी। उसकी जी वजह यह है कि प्रेमचंद ने उस बदसूरती को इतना रियलिस्टिक अंदाज में, इतना क्रिएटिव अंदाज जी में पेश किया है, रियलिस्टिक अंदाज में इतना बयान क्रिएटिव जी अंदाज में पेश किया है कि वो बदसूरती में भी हुस्न पड़ा। कितना कितना क्या, और जी कहा भी जो 1936 में जो लेक्चर दिया था उन्होंने पीडब्ल्यूए का कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, तो उन्होंने सिर्फ तकरीर नहीं की, बदल कर दिखा दिए। ईदगाह मामूली सी कहानी है, आप देखिए, एक जी जी गरीब घर का बच्चा, अच्छा अमीर घर के बच्चे, ईद की नमाज पढ़ने के बाद समाज में आते हैं। समाज में आने के बाद वो नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में। ईदगाह के बाद जब बाहर निकलते हैं तो अमीर घर के बच्चे मिठाई खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, वो एक लोहे का चिमटा खरीदता है। अब लोहे का चिमटा बड़ा सिंबॉलिक है और कई डायमेंशन उसके निकलते हैं। घर पहुंचते पहुंचते अमीर घरों के बच्चों के खिलौने भी टूट जाते हैं, मिठाइयां भी खत्म हो जाती हैं, और लोहे का बदसूरत चिमटा दादी अमीना का दिल, रिश्तों की मजबूती होती है, रिश्तों की कि दादी का कितना ख्याल है, अमीर घर, अमीर वाकई घरानों के बच्चे कितना ख्याल, ये जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, वो अच्छा यही नहीं, वो मोटेराम शास्त्री भी लिख रहे हैं, एक डंडा शास्त्र जैसा एक भी लिख रहे हैं। जी जी ये आजादी मिलेगी तो क्या आजादी होगी, सब कुछ हेड की जगह टोपी आ जाएगी, बाकी ये जो जी जी असेंबलियां हैं और जमहूरियत है, ये सब दिखावे की चीजें हैं, और इसे डंडा शास्त्र चलता है। और आज क्या डंडा शास्त्र नहीं चल रहा है? अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी, उनके विचार से सहमत नहीं हुए तो आप राष्ट्र विरोधी हो गए। तो ये जी प्रेमचंद जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस के साथ, एक गहरे समाजी एक शऊर के साथ, एक सियासी रम्ज के साथ जो कहानियां लिख रहे हैं, बजाहिर ऐसा लगता है कि घर आंगन की कहानी, हमारी चाची घर दादी और नानी की कहानियां, नानी का नहीं है, उसमें पूरा लेकिन समाज बोल रहा है, जर्ब है जी समाज का एक पेचो खा। अब दो बैल की कहानी है, बजाहिर दो बैलों की हीरा मोती है भाई, लगता है कि बस एक, जी अरे नहीं, आप उसको देखिए, आप एक तरह से सिंबॉलिक वो हिंदू मुसलमान मान के चलिए कि अगर दोनों मिल वाकई जाओ, में दोनों मिल जाओ, ताकत एक हो जाएगी और बड़ी से बड़ी मुसीबत। ऐसे बहुत पंचायत कहानी खूबसूरत ले लीजिए, निकात आपने पेश क्या किया है सर, आपने बहुत खूबसूरत निकात बहुत पेश किया है कि वाकई में दो बैल को आप हिंदू मुसलमान तो समझिए, बैल को आप वाकई में हिंदू मुसलमान समझ, ऐसी पंचायत में देखिए, अलगू चौधरी है और रमजानी है, कौन कौन है, और वो खाला डरी हुई है, लेकिन फैसला वही होता है, फैसला वही। ये जो रियलिज्म है, ये जो आज बड़ा मैजिक रियलिज्म और क्रूड रियलिज्म और तहदार सच्चाई,
अरे ये सब प्रेमचंद दे गए। अगर प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी न लिखी होती तो इस्मत चुगताई, नन्ही के नानी और बच्चू फूफी भी न लिख पाते। ये मैं आपको बता दूं। यस। प्रेमचंद ने अगर घीसू भेसू माधव किरदार न दिए होते तो कृष्णचंद्र कालू भंगी में न लिख पाते। लाजवंती कहानी जो बेदी की चली आई और रसूबाई, एक एक तसलसल होता है, एक हमारे एक कोई चीज आसमान से नहीं टपकती। मगर सही है। ऐसा लगता था कि प्रेमचंद एक समाजी मुद्दों पर, समाज एक सर से पैर तक डूबे हुए। आज आज कौन कितने लोग हैं कि जो उपन्यास लिख रहे हैं उनके किरदार इतने जिंदा बोलते हैं, इसलिए कि वो आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कहानियां लिख रहे हैं, आप अखबार पढ़ के दो नावल लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। कितने कितने किरदारों, क्यों किरदार नहीं अच्छे आ पा रहे हैं, ये सब सोचिए। मगर आज मैं पिछले 20 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद पढ़ा रहा था, अब रिटायर हुआ हूं जाके। देखिए हर बार जब मैं पढ़ता था कि ये जो आज देखिए स्त्री विमर्श है, आप कफन कहानी को गौर से पढ़िए। एक जगह लिखा है कि बुधिया जब से इस घर में आई थी तहजीब की एक शमर रोशन। इससे बड़ा जुमला क्या होगा कि किसी स्त्री के लिए, कुछ नहीं। कि घेसु माधव बिल्कुल को नालायक और नकारा बता रहे हैं, और बुधिया जो दर्द से में मर गई है। और पहली कहानी है उर्दू की या हिंदी की भी जो पूरी एक डेड बॉडी पर टिकी हुई, जिसका एक डायलॉग नहीं पूरी कहानी, और पूरी कहानी उसके पर टिकी हुई। क्या तकनीकी एतबार से इतनी खूबसूरत कहानी आज तक लिखी जा सकती है? एक डेड कैरेक्टर पर पूरी कहानी का ताना बाना खड़ा हुआ, और ये जुमला भी मिल रहा है। और फिर ये आयरनी ऑफ सोसाइटी की कहानी है, घेसु मादी की कहानी नहीं है। ये हालात की सितमजरी, एक बेहिसी अपनी जब इंतहा पर पहुंचती है तब घेसु और माधव जैसे फकीर भूखा आदमी बिल्कुल भूल जाता है, वो अपने कभी कभी जानवर जैसे अपने ही बच्चे को मार के खा जाते हैं, इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है भूख की शक्ति। तो ये है प्रेमचंद, जिनकी कहानियों में पूरा सबसे, ये सही है कि 80-90 साल हो गए, अब वो देहात नहीं रहा, वो किसान नहीं रहे, वो माहौल नहीं रहा, ये तो होता है, बदलाव होता है। लेकिन क्या शोषण अभी नहीं हो रहा है? क्या बेईमानी झूठ अभी नहीं है? क्या भाई भाई कल साहूकार थे, आज मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, लूट रही है सब। बिल्कुल बिल्कुल सही, है? बिल्कुल सही कल कहा। पटवारी थे, कल पटवारी थे, आज उनके नाम बदल गए हैं, नाम बदल शक्ल गए बदल गई, हैं। नाम बदल जी गए जी। हैं, लेकिन शोषण तो नमक के नहीं बदला। दारोगों में देखिए सर, नमक के दारोगों में देखिए रिश्वत का जो है तो उसका अंदाज अब बदल है, गया है। जी, अंदाज बदल गया, रिश्वत हो रही है, उससे ज्यादा कहीं हो रही है। तो से आप ज्यादा हो रही देखिए कि, और फिर उनकी जुर्रत देखिए कि सदगत जैसी है। कहानी में दुखी जमात को कहां पहुंचा रहा है, ब्राह्मण की नकाब उतार रहा है, मोटे राम शास्त्री वाकई जैसी कहानी भी लिख रहा है बिल्कुल आसान बेनकाब बात कर रहा नहीं है। है। आसान जी उस जमाने में, आप सोचिए 30s 40s, जी। अरे बाप रे बिल्कुल बाप, बिल्कुल। ये था प्रेम। अब जाहिर के विरोध होना था, और विरोध का मतलब ये है, हम रदुए खदुए का विरोध नहीं करते, हम बड़े फनकारों का ही विरोध करते हैं। और उस विरोध में उसकी अजमत छुपी हुई, उसकी हिम्मत छुपी हुई है, उसकी फनकारी छुपी हुई है, उसकी सच्चाई छुपी हुई है। तो प्रेमचंद ने पहली मर्तबा सादगी में हुस्न पेश किया, गरीबी में हुस्न पेश सादगी में किया, वाकई सादगी बहुत में हुस्न, खूबसूरत बात सर आपने कही है, बहुत खूबसूरत सादगी बात में, किस उसने पैदा की साद, एक सादगी का और गरीबी का एक नया सौंदर्य शास्त्र है। जो जो इतना आसान नहीं होता। हमें बड़ा अच्छा लगता है इश्किया, लव स्टोरी पढ़ना, या डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना, जासूसी तिलिस्मी कहानी पढ़ना, रियलिस्टिक बातें। प्रेमचंद ने एक लेख में लिखा है कि जैसा अजाब समाज में है, अगर वैसे ही अजाब आप पेश कर रहे हैं तो कोई कोई क्यों पढ़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा रोमांटिक, रोमांटिक से मुराद इश्क मोहब्बत नहीं, थोड़ा सा एक वो रोमांटिक कि हम नया समाज कैसे देखें, नया नया इंसान सब। कैसे बनाए, नया धोर जी। ये है प्रेमचंद का बड़कपन। ये प्रेमचंद वाज नॉट ओनली ए सिंपल राइटर, ही वाज वो एक बड़े स्कॉलर भी थे, बड़े बुद्धिजीवी थिंक। आप असल में हम उनके विचारों को बहुत कम पढ़ते हैं, कि समीक्षाओं को, टिप्पणियों को हम समझते हैं कि प्रेमचंद बस कफन और गौदान तक है। नहीं, वो तो है ही है, बड़ा सरमाया, हम उसको अपने सीने से अलावा भी लगाए। इनके अलावा भी लेकिन बहुत उन्होंने कुछ जो है। और बहुत कुछ लिखा है, और वो ऐसा है 50-60 साल 70 साल पहले वो आदमी ये कह रहा है कि आजादी से किसका भला होगा। आप सोचिए, बिल्कुल। हंस के दूसरे ही पत्ते का लिखा रहा है, आजादी से किसका भला होगा। आजादी
गरीबों की तहरीक है, मैं मानता हूँ, आम आदमियों की तहरीक है। अंग्रेज ने बहुत ज्यादती की है, और उसके बाद सभी मगर उनका निचोड़ खा रहे हैं। और ये देखिए जुमला उनका, ये सोचना कि पूंजीपति किसानों की दीन दशा से फायदा उठाना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़ी की रखवाली करवाने की उम्मीद करना, इस बताइए। खुफार जानवर से हमें आज देखिए वही जुमला पूरा के पूरा आज समाज में आज कि किसी समाज में है। सरमायादार से किसी आप किसी उम्मीद कर सकते हैं? चूसने के लूटने के तरीके बदलते हैं, यानी और कि आपको प्रेमचंद सौजबाग दिखाई। प्रेम प्रेमचंद की एक कहानियां जो है, एक कहानी वो आज के समाज का दर्पण जिसको कहे, आईना है। आज वो पूरा दर्द पूरा है। अब 70-80 साल पहले वो आदमी कह रहा है। अब सुनिए, डंडा शास्त्र में लिखता है कि अब ना कानून की जरूरत है, ना प्रशासन की, काउंसिलें असेंबलियां सब बेकार, अदालतें महकमे सब फजूल। अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन आज की अदालत, आज की काउंसिल, आज की जमहूरियत आपके सामने। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सब सामने है। पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे हैं कि सब जमहूरियत तो समझ। है, लेकिन बादशाहत की शक्ल में। बादशाहत ने कहा ना, जैसे अकबर इलाहाबादी कह गए कि ना इफ कीजिए और ना बट कीजिए, जो साहब कहें उसको झट कीजिए। तो तो झट बादशाह कीजिए वाला, वाकई में। जो साहब कहें उसको झट कहें। ऐसे में हमें प्रेमचंद इसलिए भी याद आते हैं शबनम साहिबा, कि हमारे बीच अब कोई प्रेमचंद नहीं, कोई नया जी। प्रेमचंद नहीं। प्रेमचंद के कद का या उसके आगे पीछे का कोई पता नहीं, वो उतना बड़ा, उतना इस हमदर्द, वक्त नहीं उतना दर्दमंद, उतना दर्दमंद नहीं है। इसलिए हमें याद आते हैं। अब अगर कोई नया प्रेमचंद पैदा हो जाए उनके तर्ज का, तो शायद हम पहले वाले को इतना ना याद करें, शायद। लेकिन लगता। मुझे लगता है कि हम लोग प्रेमचंद प्रेम जैसे को समझ ले, तब भी बहुत बड़ी बात है। अगर उसको समझ कर उस पर अमल पैरा हो जाए, प्रेमचंद तब भी बहुत। आप बताइए, 56 साल का एक आदमी जो पेचिश के मरज में मर जाता है, ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाता, आज के साहित्यकार लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, सुख सुविधा में खेल रहे हैं, ये वार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चुप्पी साधे सब बैठे। हमें प्रेमचंद से ये भी सबक लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिखिए, आप व्यवस्था के खिलाफ तो लिखिए, आप सिस्टम के खिलाफ तो लिखिए, लेकिन हम कहीं उसी सिस्टम का एक पुर्जा बन गए हैं, और हम सुख सुविधा की तरफ चले गए हैं। कलम पकड़ा है तो फिर आपको प्रेमचंद वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, घाटे का अपनाना सामना पड़ेगा, मतलब उसके लिए करना बहुत पड़ेगा। हिम्मत सर चाहिए, लेकिन बहुत आज जुर्रत चाहिए। आज आज हाँ, आज कोई साहित्यकार, उर्दू हिंदी कोई भी हो, माफ कीजिएगा, आसान नहीं है उनके रास्ते पर चलने वाला। इसलिए जनता, इसलिए पाठक समाज, इसलिए हमारे विद्यार्थी, इसलिए कमजोर तबके लोग, आप देखिए कि अभी लॉकडाउन हुआ, कितने लोग पैदल चल चल के कैसे कैसे किस किस तरह से मरे, जी जी खपे भूख से थकते हुए। इस पर एक कहानी किसी ने लिखी, शेर व शायरी तो हो रही है कहानी, लेकिन अब है, अब हो सकता है लिखी भी हो, मेरी नजर से न गुजरी हो, लेकिन भाई सिस्टम पर तो लिखिए आप सिस्टम पे भी, क्योंकि सिस्टम हालांकि पर उतनी न प्रेमचंद पकड़ है, न उतने सर, कमिटमेंट है आप। हालांकि प्रेमचंद ने उस वक्त सिस्टम पे ही लिखी थी कहानी कि नमक का दरोगा, कि किस तरह से सब सिस्टम इस सिस्टम तरह ही, से करप्ट पूरा होता है। सिस्टम पर ही लिखा है ये। हाँ, ये मत समझिए कि प्रेमचंद की कहानी सिर्फ घर परिवार की कहानी है। वो घर परिवार की कहानी में भी समाज और माशरा और मुल्क और माशरा बोल रहा है, तो उसकी तरफ सारे बड़े लतीफ इशारे पैदा हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की बात अगर यहीं पर खत्म की जाए तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लायक समझा, सर अभी और ये सुनना मौका दिया। चाहते हैं सर। सर अभी सर अभी और सुनना चाहते हैं आपको। देखिए, प्रेमचंद को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं। जी जी। औरत का रुख तो बदला, जो बदला, तो लेकिन सबसे जो यादगार पहलू है वो है कि प्रेमचंद खुद अपर क्लास के होते हुए और लोअर क्लास के ताल्लुक से जो कहानी लिखते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है अपने परिवेश से निकलना, और अपने ही परिवार, अपने परिवेश के खिलाफ। आप देखिए कि सदगत जो कहानी है, नजात, जिसको हम लोग उर्दू में नजात, दुखी चमार अपनी बेटी का शगुन कराने जाता है, और जो जी पंडित का चरित्र दिखता है, भूसा भर दे, दालान लीप दे, और एक लकड़ी चीरने की उसे
दे दिया जाता है। चिलचिलाती दोपहर में पंडित जी तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन यहाँ वो लकड़ी चीरते 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 दम तोड़ देता है। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ एक लकड़ी है? वो वो लकड़ी की जो गांठ है, वो समाज की दरअसल गांठ है। जटिलता कि ये कैसी गांठ है जो समाज का जो चक्रव्यूह है, ये जात पात का जो की जो गांठ है, ये किसी तरह से गांठ। चीरती नहीं। प्रेमचंद ने एक जगह सर लिखा है कि उससे पहले भी कई लोग अपनी ताकत आजमाई कर चुके थे, यानी सर इससे बहुत पहले भी समाज को खूबसूरत बात सुलझाने का आपने काम बहुत कई लोग कर चुके, लेकिन ये गांठ है कहीं सर आपने खुलती नहीं बहुत है। खूबसूरत नुक्ता निकाला तो है, ये बहुत मत खूबसूरत। समझिए, समाज वाकई में। समाज समाज की गांठ है। और वो गांठ कितने लोग इस समाज के में समरसता पैदा करने के लिए, बराबरी पैदा करने के लिए अपनी जान कुर्बान करके चले गए, लेकिन समाज एक वहीं ठहरा हुआ है। उसका उसकी वजह यह है कि उसका जो सोशल सिस्टम है, वो चौधराहट का, बरतरी का, मालो दौलत का, वो आज भी वैसी है। देखिए कितनी हम वही तरक्की है। कर गए कि आज सेमिनार के बजाय हम वेबिनार कर रहे हैं। तरक्की बहुत कर ली जी। हमने, तकनीकी एतबार से भी और बहुत सारे एतबार से, लेकिन शोषण तो वही है आज। शक्लें बदल जो गई हैं प्रेम शोषण की जरूर, जो लेकिन वो प्रेमचंद तो के किस्सों बदलेंगी, में। वो हम्म। तो बदलेंगी। लेकिन इसलिए अच्छा, अब बड़ा मसला यही हुआ कि पैरेलल वो सुल्तान हैदर जोश, नियाज फतेहपुरी, सज्जाद हैदर यलदरम बड़ी रोमांटिक कहानियां लिख रहे हैं, जी और जी लोग जी। रोमांटिसिज्म के आदी थे उस दौर। हम्म। उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी का एकदम, जो उन्होंने दो तीन जुमले उनके बड़े जबरदस्त हैं। एक तो ये कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना, और उन्होंने हम्म। बदल के दिखाया। एक बात ये भी कही कि आ, से अदब जो है सियासत के आगे आगे चलने वाली मिशल का नाम है। ये बहुत खूबसूरत जुमला है। लेकिन आज क्या आप देख रहे हैं कि क्या साहित्य सियासत के आगे है? बल्कि मैं तो अक्सर साहित्यकारों को ही सियासत के पीछे पीछे देखता हूँ। मुझे माफ करें, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखिए, कम लोग समझ पाते हैं इस बात को कि सिर्फ नारेबाजी से बड़ा अदब नहीं होता, बड़ा और सिर्फ दिखावे से भी बड़ा अदब नहीं होता। बड़ा अदब पैदा होता है मामूलीपन से, हम्म। कैथारसिस से पैदा होता है। जैसे राज साहब ने प्रेमचंद का। कहा था कि मामूली, हाँ, मामूलीपन से में आप गैर मामूलीपन पैदा कीजिए, तब बड़ा होता है। अरे भाई, आप खूबसूरत औरत हैं, हमने उसको खूबसूरत दिखा दिया, चलिए बड़ी अच्छी बात है। खूबसूरत वादी का जिक्र कर दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बदसूरत चीज को खूबसूरत दिखाना, मामूली चीज को गैर मामूली बनाना, और कैथारसिस का एक लफ्ज मैं खासतौर पर इस्तेमाल करता हूं कि जिसको जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में एक तरह से एक पाकीज़गी पैदा हो। सोच, पाकिस। कैथारसिस जो है, जो गालिब ने कहा था ना कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए ये गए बात। हम ऐसे कि बस पाक हो गए। गालिब का बस शेर, बात। पाक वाह। हो गए। तो आंसू जो हैं, वो आंसू दर्दमंदी, गमंगेजी और आंसू का जो मामला है, वो आपको कैथारसिस पैदा। सच में। कहानियों में कैथारसिस। अरे इंसान तो इंसान, आप सर मोबाइल पे कोई कॉल आ रही हो तो आप उसको कर दीजिए, आवाज में दिक्कत होगी। शायद
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी हम लोग थोड़ा इंतजार देख लेंगे, शायद वो कनेक्ट हो जाएं, शायद वो कनेक्ट हो जाएं। देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं। मंच पे जो एक बार अगर माइक पे खड़ा हो गया तो वो बोलता ही चला जाता है, लेकिन इसमें हम लोग पूरी तरह से मुनहसिर रहते हैं अपने इस टेक्नोलॉजी पर, अपने नेटवर्क पर। तो देखिए, इंतजार देखते हैं 2 मिनट, अगर वो उस पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप, इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं, और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू, और बहुत ही अहम निकात पर, अहम नुक्ते पर आपकी नजर है, और अहम नुक्ता निकाल करके आप बोल रहे हैं, और अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। लेकिन वाकई में नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इस तरह हो गया। शायद अभी फिर वो लाइव हो जाए। वाकई में प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने अफसानों को ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिखा, एक सिगार का कश लेते हुए नहीं लिखा है, बल्कि गरीबी में मेड़ों पर बैठकर, मिट्टी में सने हुए लोगों को उन्होंने गौर से देखा, उनकी मजबूरियों को देखा, उनकी गरीबी को देखा, उनकी मुफलिसी को देखा, और फिर उस पर कलम चलाया। जो सिस्टम था उस सिस्टम पर ज़र्ब-ए-कारी लगाया, उस सिस्टम पर वार किया। यकीनन आज जरूरत है कि हम प्रेमचंद के अफसानों को न सिर्फ सब पढ़ें बल्कि समझे भी, न प्ले करें बल्कि सिर्फ प्ले ही ना करें बल्कि अपनी जिंदगी में उसको उतारें, क्योंकि ये मंचों पर प्ले तो किया ही जा रहा है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसको उतारने की कोशिश करें। प्रेमचंद बहुत ही अहम शख्सियत है, जिनको सोचने की, एक बार फिर समझने की, फिर एक बार उस नजर से पढ़ने की जिस नजर से प्रेमचंद ने अपनी पूरी कहानी को, अपने नॉवेलों को लिखा है, उस तरह से देखिए। एक बार फिर मैं ट्राई करती हूँ सर, हो सकता है कि मैं फिर एक बार कनेक्ट होती हूँ आप लोगों से, और अगर कनेक्ट हो गई तो ठीक ठीक है, और नहीं हुई तो फिर मेरा आदाब यहीं से। ठीक है, मैं एक बार फिर कनेक्ट होकर देखती हूँ।